सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विज्ञान विषय को पढ़ेंगे और ये कक्षा 8 पाठ 3 पौधों तथा वन्य जंतुओं का संरक्षण का भाग 2 है। इससे पहले हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ चुके हैं और इसमें हमने पढ़ा था कि पौधों तथा वन्य जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी या इन पौधों तथा जंतुओं के विलुप्त होने के कारण क्या है। पौधों तथा जंतुओं के विलुप्त होने के कारण क्या है, इनके समाप्त होने के कारण क्या है और जब इनके समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न हुई तभी इनके संरक्षण की आवश्यकता को महसूस किया गया। और हम ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि सन 1963 ईस्वी में स्तर पर पूरे विश्व के लोगों ने, पूरे विश्व के देशों ने एक साथ एकजुट होकर के माध्यम से वन्य जीवों तथा वनों को संरक्षित करने के लिए पहल की। एक स्विट्जरलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का संगठन किया और वहाँ से जारी एक रेड डाटा विलुप्त प्राय प्रजातियों, चाहे वो पौधों की हों या जंतुओं को उनको सूचीबद्ध किया गया और पूरे विश्व में एक जन जागरूकता फैलाने का काम किया गया कि ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और इनको अगर संरक्षित नहीं किया गया तो ये निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी। और हम ये भी बताया था कि आप पहले से कुछ ऐसी प्रजातियों को सुन चुके हैं जिनके नाम फिल्म देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, आज वो हमारे कारण से वो विलुप्त हो गए, कि प्रजाति विलुप्त हो गई, जबकि प्राचीन समय में वो पृथ्वी पर थे। की तरह से अन्य जीव जंतु और पौधे हैं, कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो रेड डाटा बुक उन पौधों की प्रजातियों और उन जंतु जो निकट भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं और फिर उनके संरक्षण के प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाता है विभिन्न संस्थाओं को और वहाँ पर रहने वाले नागरिकों को। सरकार दोनों के सहयोग से ही जंतुओं और पौधों को संरक्षित किया जा सकता है। तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे, भाग 2 में जंतुओं और की प्रजातियों की सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे मुख्य भूमिका जंतुओं और पौधों जब तक किसी देश के नागरिकों का सहयोग नहीं मिलेगा, वहाँ की जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों के अंदर ये भावना नहीं जागृत होगी कि हमें जंतुओं को संरक्षित करना चाहिए, हमें पेड़ पौधों की प्रजातियों को बचाना चाहिए, तब तक इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता। तो जो सबसे आवश्यक है वो इस बात का प्रचार प्रसार है कि लोगों को ये बताया जाए कि ये ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। अगर ये लुप्त होती हैं तो उससे हमें क्या हानियाँ होंगी, भाई इसको क्यों संरक्षित किया जा रहा है, पौधों की प्रजातियों को और जंतुओं की प्रजातियों को क्यों संरक्षित किया जा रहा है, हम क्यों संरक्षित करें, अगर पौधे और जीव जंतु नहीं होंगे तो हमको क्या हानि होगी, इस बात को समझाया जाए। आपको भी पता चाहिए कि पूरे वातावरण में, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जंतुओं और पौधों के बीच में अनन्योन्याश्रितता होती है, एक दूसरे पर आश्रितता होती है। प्रत्येक प्रजाति एक चेन के रूप में, कोई एक चेन हो, एक जाल होता है जंतुओं और प्रजातियों के मध्य, पूरा एक जाल होता है, जीवन यापन का पूरा सिस्टम होता है, एक चेन होती है। और आपको पता है कि कोई अगर एक चेन हो, कोई एक जंजीर हो और उस जंजीर
बीच से कुछ प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं तो अन्य प्रजातियों के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। जो प्रजातियां बची रहेंगी उनके लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इस बात को लोगों को बताया जाए, ये जन जागरूकता फैलाई जाए कि अगर ये प्रजातियां विलुप्त होती हैं तो इसके लिए क्या हानियाँ हैं और उनको इन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो जंतुओं को और पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने का सर्वोत्तम उपाय है जन जागरूकता को फैलाना। उन्हें प्रजातियों की कहीं न कहीं पर है। अगला है, देखिए, अगर हम वनों को संरक्षित कर लेते हैं, पेड़ पौधों को संरक्षित कर लेते हैं, तो इससे दोनों प्रकार का संरक्षण हो जाएगा। पौधों का भी संरक्षण हो जाएगा और जंतुओं का भी संरक्षण हो जाएगा। क्योंकि जंतुओं और पौधों वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधे अपने आप सूखते जा रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं। उसका कारण चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे पानी की कमी हो, चाहे वातावरण हो, जिसके कारण से बहुत सारी वनस्पतियां स्वतः सूख रही हैं और इसके अलावा जो बच भी रही हैं उसको मानव अपने अन्य उपयोगों के लिए काट रहा है। वनों को काटा जा रहा है, चाहे वो आवास के लिए हो, चाहे वो खेत बनाने के लिए हो, भोजन की समस्या को पूरा करने के लिए हो। लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर इससे नष्ट हो जाएंगी जंतु की, पौधों की, और हमारे लिए एक समस्या हो सकती है, हमारे जीवन के लिए भी एक समस्या। तो इसलिए करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि वनों को संरक्षित कर लिया जाए। अगर हम पेड़ पौधों को बचा लेते हैं तो क्योंकि जंतुओं का जो आवास है, जंतुओं का जो भोजन है, वो वनों से ही प्राप्त होता है। जंतुओं कर लिया, इसका मतलब कर लिया है। ठीक, ये कारण हो गया। अगला है वनोस्थापन। वनोस्थापन, वनों का स्थापन, यानी पुराने वनों को ना काटा जाए, ये मतलब था वन संरक्षण का। और वनोस्थापन का मतलब है कि अगर हमने कहीं से वनों को काटा है तो वहाँ पर करें। अगर हम वनों को लगाएंगे तो कहीं न कहीं वो हमारे पौधों की प्रजातियां बढ़ेंगी, पौधों की प्रजातियां संरक्षित होंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो वन्यजीव हैं, भोजन का आवास मिलता है, उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। और फिर जो जंतुओं और पौधों की जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर पूर्ण रूप से सुरक्षित प्रजातियां हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है? वनोस्थापन करना है। अगला है वन्य संरक्षण केंद्रों की स्थापना। जो प्रजातियां निकट भविष्य में लुप्त होने पर हैं, उनके लिए संरक्षण केंद्र बनाए जाएं। आज अगर हम अपने देश की बात कर लें, भारत की बात कर लें, तो यहाँ पर संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। हाथी हो, चाहे गैंडा हो, चाहे वो शेर हो, है ना। शेरों की बात तो कर देते कि भारत में कम से कम 50 से ज़्यादा शेरों के संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। 50 से अधिक शेरों के संरक्षण केंद्र भारत में बनाए गए हैं। सबसे बड़ा संरक्षण केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आज उत्तराखंड में है ना। सन 1973 ईस्वी में भारत में पहला शेर संरक्षण केंद्र बनाया। संरक्षण केंद्र शेर संरक्षण केंद्र भारत में 1973 ईस्वी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला बना, जो कि था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ पर शेरों को संरक्षित किया गया। ठीक है, शेरों के शिकार पर रोक लगाई गई ताकि उनकी संख्या वहाँ पर बढ़ सके। आज पार्क उत्तराखंड में है, आपके केरल में किया गया। ठीक है, असम में गैंडे को संरक्षित करने का प्रयास किया गया।
और कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क बनाया गया। तेंदुओं को जो हिम तेंदुआ था उसको संरक्षित करने के लिए प्रयास किया गया। ऐसे करके बहुत सारे है ना ऐसे संरक्षण केंद्र भारत में बनाए गए हैं या विश्व में भी अन्य देशों में भी बनाए गए हैं जहाँ पर वन्य जीवों को और वनस्पतियों को संरक्षित किया गया है। वहाँ पर उनके काटने पर, उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, और उस क्षेत्र में कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं हो सकती है। तो जंतुओं और वन्य जीवों के संरक्षण का एक उपाय ये भी है कि इनके लिए संरक्षण केंद्र बनाए जाएं। ठीक, अगला है विशेष प्रजनन केंद्र बनाया जाए। जंतुओं और पौधों की प्रजातियां बढ़ सकें, इसलिए इसके विशेष प्रजनन केंद्र बनाए जाए जहां पर ये अधिक से अधिक प्रजनन कर सकें, अधिक से अधिक इनके बच्चे हो सकें, अधिक से अधिक पौधों की प्रजातियां विकसित हो सकें, पौधों के जो अन्य पेड़ हैं प्रजाति की वो बढ़ सकें, ऐसे केंद्र बनाए जाएं। और ऐसे केंद्र विश्व में बहुत सारे बनाए गए, भारत में भी बहुत सारे बनाए गए हैं। आपके उत्तर प्रदेश में भी एक शेर प्रजनन केंद्र बनाया गया है आपकी इटावा में, ठीक है, इटावा में चंबल नदी के किनारे पर एक शेर प्रजनन केंद्र बनाया गया है ताकि जो एशियाई शेर जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं पूरे विश्व में, उनकी जो है संख्या को बढ़ाया जा सके। लगभग 7000 के लगभग शेर अगर पूरे विश्व में आज हैं, जिसमें से 70% शेर केवल भारत में है ना। 70% शेर कहाँ है? भारत में है। एशियाई शेरों को कहाँ संरक्षित किया गया? भारत में गिरी नेशनल पार्क आपके है ना। ऐसे करके भारत के विभिन्न प्रदेशों में अनेक जीवों को संरक्षित करने के लिए अनेक केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक प्रजनन केंद्र भी आपके भारत में बना हुआ है शेरों के लिए। और ये कहाँ पर है? आपके इटावा में है ना। इटावा में चंबल नदी के किनारे पर शेर प्रजनन केंद्र बनाया गया। आपके लखनऊ में भी घड़ियाल और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया हुआ है ना। आपको कुकरैल है ना, तो लखनऊ के कुकरैल में जो है आपके जो मगरमच्छ है उनके लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे जंतुओं को लेकर के बहुत सारे प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं ताकि क्या हो सके। अगला है वन्य जीवों के शिकार पर रोक। तो भाई ये तो होना ही चाहिए, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वन्य जीवों का शिकार करते रहेंगे तो धीरे धीरे इनकी प्रजातियां क्या है? नष्ट होती चली जाएंगी। तो वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगनी चाहिए, पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए। अगर इस प्रकार के प्रयास हम करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं। और जो वन्य जीव हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, संख्या बढ़ेगी। और जो विलुप्त तो यहाँ पर यह समझ लिया है कि पौधों तथा वन्य जीवों को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पाठ और ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, इस पाठ को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।